इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे अब दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत जय मां डाट काली मंदिर से पूजा अर्चना से की। इसके बाद उन्होंने एक लंबा और भव्य रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जनता का उत्साह इतना अधिक था कि उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। मंच से उन्होंने देरी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वे समय पर निकले थे, लेकिन रास्ते में लोगों के अभिवादन के कारण गति धीमी हो गई। इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा रहा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। यह परियोजना दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को तेज, सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार इसे विकास और कनेक्टिविटी की दिशा में ऐतिहासिक पहल बता रही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने इस दौरे का विरोध किया। डोईवाला क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना था कि वे क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जोली ग्रांट एयरपोर्ट से पहले ही रोक दिया। इससे विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कि क्या यह दौरा पूरी तरह विकास के एजेंडे पर केंद्रित था या इसमें राजनीतिक संदेश भी छिपा था? क्या जनता का उमड़ा सैलाब सरकार की नीतियों पर भरोसा दिखाता है या फिर यह महज एक संगठित शक्ति प्रदर्शन था? और क्या विरोध करने वालों की आवाज को दबाया गया या यह सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था? आज की बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। आपको एक बार सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ। मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली देहरादून इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला
आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर अक्षरधाम से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से देहरादून तक आता है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। अभी 8 घंटे लगते हैं, अब ये सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से परवा बदूनी जी और कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। परवा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, क्योंकि आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। बताया जा रहा है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इसको बनाने में लगी है। बड़ी बातें ये भी कही जा रही हैं कि जो पहले समय लगता था 7-8 घंटे का, अब 2-2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे या फिर दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। चलिए, ये तो होगी एक्सप्रेसवे की बात। अगर देहरादून से कोई देहरादून के अंदर ही किसी अन्य जगह जाना चाहता हो तो व्यवस्थाएं वहां पर ठीक है, सड़क वगैरह? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और करना भी चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस 12,000 करोड़ से बड़ा ये एक्सप्रेसवे बना है, तो और आज हमने जिस प्रकार देखा ही है, आप दिखा भी रहे हैं निरंतर कि किस प्रकार से एक जन सैलाब उमड़ा, क्योंकि जब से वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो पहली बार उनका रोड शो हमारे उत्तराखंड देहरादून में हुआ है, और 12 किलोमीटर का अब तक का सबसे बड़ा ये रोड शो है। और देखिए, रोड शो की बात नहीं है, वहां पर जो लोग आए, क्षेत्र के लोग आए, और उनमें जो उत्साह देखने को था, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो मैं कहूंगी कि एक ऑरा होता है किसी व्यक्ति का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो नेता ऐसा ही होना चाहिए, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के, हमें युवा ऊर्जावान अभी भी हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। अच्छा, ठीक है। और देखिए, निश्चित तौर पर ये जो एक्सप्रेस वे बना है, इसमें जो दूरी है वो जो कम हुई है, और देखिए दूरी कम होने से बहुत सारे समय तो हमारा बचेगा ही, पर जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि रोजगार के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, और जो पहले उद्योगों के लिए बड़े बड़े ट्रक बड़ी आते हैं यहाँ पर, उन सब के लिए कॉरिडोर बनने से फायदा होगा। सामान जो लॉजिस्टिक की चीजें आती थी वो बहुत आसानी से आ जाएंगी, क्योंकि हम सब देख रहे हैं। तो देखिए, हर क्षेत्र में इससे विकास होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात कर रहे हैं। ठीक है परवा जी, विकास की भी बात करेंगे। एक बात तो आपने खुद ही स्वीकार कर ली कि पहली बार प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के अंदर ये पहला रोड शो था, आपने यही बोला। 2017 से अब तक उत्तराखंड में आपकी सरकार है, 2014 से अब तक नरेंद्र जी प्रधानमंत्री हैं, तो पहली बार ही क्यों उत्तराखंड में रोड शो हुआ? अब तक पहले क्यों नहीं हुए? हाँ देखिए, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मुझे पता था आप मुझसे जरूर पूछेंगे ये बात। देखिए, जहाँ से ये माँ डाट काली हमारी आराध्य देवी हैं, और देखिए इससे पहले भी माँ डाट काली का एक इतिहास रहा है कि जब अंग्रेजों के समय में भी वहां से जोड़ने की बात की जाती तो वहां पर एक पुल का निर्माण किया गया था। जब अंग्रेजों का भी आशासन था कि जब तक माँ की आशीर्वाद नहीं रहता है तब तक ये कार्य यहाँ पर पूर्ण नहीं होते हैं, और उसी का हमने आज देखा है कि सबसे पहले उन्होंने माँ डाट काली का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही ये लोकार्पण इसका किया, और उसके बाद माँ डाट काली से लेकर ही उनका भव्य रोड शो शुरू हुआ था। ये कहीं बीच में नहीं था, या हम कहीं कि शहर के बीच, ठीक माँ डाट काली का जहाँ पर है, हमारा क्षेत्र वहीं पर पड़ता है। तो देखिए, जो लोगों का एक उत्साह ये था कि नहीं, जब इतना बड़ा कॉरिडोर बना है तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। कई ज्ञापन मांगने मुख्यमंत्री जी को दिए गए थे लोगों के द्वारा, तो ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके समक्ष रखी गई। और आज जब उनकी रैली थी, उन्होंने खुद वहां पर ये बात कहा कि ये जो रोड शो था, लोग वहां पर इतने थे कि मैं बहुत धीरे धीरे वहां से गया,
मैं खुद उसकी साक्षी हूँ। जिस प्रकार हाँ, मतलब उन्होंने अब की हम बार, लोगों को हाँ ठीक है, मतलब धन्यवाद किया, तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये उनका बड़प्पन ठीक है है, कि ठीक उन्होंने है, हमारी ठीक है। बात को स्वीकारा। ठीक है गरिमा जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का रोड शो और भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, एक तरफ कांग्रेस डोईवाला में प्रदर्शन कर रही थी, जो उनकी मांगे थी वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते थे। हालांकि जो एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो तो जनता के लिए ही है, आप विरोध किस तरीके से कर रहे हैं, आखिर क्यों? पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, पुष्पेंद्र जी, मेरे माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कल प्रेस वार्ता की और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए उन्होंने 10 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। हाँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी संकीर्ण सोच का नहीं होना चाहिए था। जिस प्रदेश में आप आ रहे हैं वहाँ के मुख्य विपक्षी दल का नेता यदि आपसे कोई सवाल कर रहा है तो कम से कम उन सवालों को छुइए तो सही। आपने तो चिमटे से भी उन सवालों को नहीं छुआ। अच्छा, सवाल क्या थे? सवाल सारे जनहित के थे। इन्होंने खुद ही अभी अपना इनका ओपनिंग स्टेटमेंट देखिएगा, इन्होंने कहा 12,000 करोड़ की सड़क करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ, 12,000 करोड़ आपने एक सड़क में लगा दिए जिसमें ऑलरेडी हमें 4 साढ़े 4 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाया करते थे। 4 साढ़े 4 से अब आप कह रहे हैं हम 2 ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे। सवाल बड़ा ये उठता है, क्या उत्तराखंड ने ये सड़क मांगी? उत्तराखंड का जनमानस आपसे एक स्थायी राजधानी मांग रहा था और उसके लिए 10,000 करोड़, 2,000 कम, 10,000 करोड़ यदि आप धामी सरकार को दे देते तो एक विहंगम, एक व्यापक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम गैरसैंण में डेवलप कर पाते। और जो हमारे राज्य आंदोलनकारी और शहीदों की एक मूल भावना, इस राज्य को पाने की, एक पृथक पहाड़ी राज्य का हमने लंबा आंदोलन लड़ा है, हमने 40 से ज्यादा शहादतें दी है इस राज्य को पाने के लिए। लेकिन आज अकेला ऐसा राज्य है हम उत्तराखंड के जिसके पास अपनी राजधानी नहीं है, हमारे पास लोकायुक्त नहीं है, हमारे पास सख्त भू कानून नहीं है, हमारे पास मूल निवास नहीं है, हमारे पास तमाम चीजें, भर्ती घोटाले में हम नंबर 1 हो गए, महिला अपराध में हम नंबर। अब देखिए प्रधानमंत्री जी को, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ की वैभवशाली या गर्व करने वाली सैनिक परंपरा, तो हम तो कह रहे हैं वाकई गौरवशाली है, लेकिन आपने अग्निवीर योजना लाकर उस पूरी परंपरा का बट्टा बैठा दिया। अच्छा तो गरिमा जी, आप अग्निवीर योजना हटा दें गरिमा जी, तो कम अभी से कम हमारे युवाओं को रोजगार मिले। ठीक है। आपने महिला अपराध में जो हम नंबर 1 बन गए, गणेश गोदियाल जी के सवाल क्या थे? मौजूद सवाल सुनिए कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 9 हिमालयी राज्यों में हम नंबर 1। और गरिमा जी, अभी जैसा आपने कहा, अभी गरिमा जैसा आपने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए में आपने एक्सप्रेसवे बना दिया, जबकि जो उत्तराखंड की जनता है वो नहीं चाहिए था उसे, ठीक है। दूसरा ये कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इसे बनने से अब व्यापार भी बढ़ेगा उत्तराखंड में, पर्यटन भी बढ़ेगा उत्तराखंड में। कैसे बढ़ेगा? आप विपक्ष में बैठे, आप कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ बिल्कुल आपने सही सवाल और सही जगह चोट करी पुष्पेंद्र जी कि उत्तराखंड या देहरादून को क्या मिला इस कॉरिडोर से, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि पूरा दिल्ली हरियाणा तो यहाँ से ऑक्सीजन खींचने यहाँ पहुंच जाएगा, उनको तो बहुत फायदा मिलेगा कि वहाँ क्योंकि इतना AQI जा रहा है आपकी सरकारों के आने के बाद, और वहाँ इतना मिसमैनेजमेंट, पोल्यूशन, पॉपुलेशन या तमाम तरह का क्राइम रेट हो गया है कि दौड़ दौड़ के लोग उत्तराखंड आएंगे, लेकिन उत्तराखंड वासी हाशिए पर चला जाएगा। मेरे देहरादून वासी कहाँ जाएं जबकि पूरा जो है वहाँ का एक तरह से मैं कहूंगी मॉब यहाँ आएगा, तो यहाँ तो बॉटल नेक है हर जगह। देहरादून में कहाँ कैरी कैपेसिटी है? देहरादून में कहाँ सड़कें उस हिसाब से हैं? कहाँ फ्लाईओवर्स हैं देहरादून में? कहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही है? कहाँ, आप बताइए, मसूरी जाना चाहेगा दिल्ली आने वाला आदमी 2 ढाई घंटे में आप कह रहे हो देहरादून पहुंच जाएगा, लेकिन देहरादून से मसूरी तो फिर 3.5 घंटा लगेगा उसको। हाँ, यही पॉइंट है। बहुत जरूरी कहना चाहूंगी पुष्पेंद्र भाई, मुझे पुष्पेंद्र भाई रोकेगा नहीं, बहुत जरूरी कहना चाहूंगी कि आज दिन भर मन इस बात से परेशान रहा कि लगातार माता पिता के फोन आते रहे, लगातार टीचर्स के फोन आते रहे ये कहने के लिए कि ये कैसी तानाशाही है। स्कूली बच्चे 6th और 7th में पढ़ने वाले, चिलचिलाती धूप, मुझे लगता है अब तक का नए साल में सबसे गर्म दिन था आज देहरादून में। और प्रभा जी इस बात से इनकार नहीं करेंगी कि सर के ऊपर सूरज था, और बच्चों को आपने 7 बजे बुला दिया बिना यूनिफॉर्म के, क्योंकि ये इसमें भी आपके मन में काला है। 7 बजे बच्चों को बुलाया और प्रधानमंत्री 1:30 पौने 2 बजे अपना संबोधन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक माँ के दिल पर, एक पिता के दिल पर क्या बीतेगी जिसके बच्चे को आपने भूखा प्यासा, पानी तक अलाउड नहीं था बच्चों को। ठीक है गरिमा जी, कोई भी चीज कैरी नहीं करेंगे। ठीक है गरिमा जी, ज्यादा बसें ठीक है। पर
अच्छा प्रभा जी आप जवाब दीजिए। ठीक है गरिमा जी, ठीक है गरिमा जी, ठीक है प्रभा जी एक तो ये अभी जैसा गरिमा जी ने कहा कि भाई देहरादून से या दिल्ली से देहरादून तो 2-2.5 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी को मसूरी जाना होगा तो उसके लिए तो देहरादून से फिर वही 3-3.5 घंटे लगेंगे। और दूसरा ये जो अभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि आज बड़ा गर्म दिन था फिर भी पहले बुला लिया। प्रभा जी वो तो गुटबाजी के लिए प्रमुख है। उन्होंने अपने हरियाणा में कांग्रेस का क्या हाल कर रखा है, वहां पर इतना बुरा हाल है कांग्रेस का कि नहीं ठीक है प्रभा जी मुद्दे पे आ जाइए। मुझे लगता है कि इन लोगों को आज इतनी ये मानसिक कुंठा से ग्रसित हो चुके हैं कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। विकास तो इनके लिए एक ऐसा शब्द हो चुका है जो शायद ये इतिहास में भूलना चाहेंगे। अच्छा ठीक है प्रभा जी, एक तरफ विकास की बात हो रही है। ठीक है सत्य बोले इतना ठीक है। अच्छा प्रभा जी एक तरफ विकास की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए ये एक अभी से जनता को लुभाने का भी नया दाव है। क्या ऐसा कुछ चल रहा है प्रभा जी? सुन पा रही हैं आप? जी पुष्पेंद्र जी पूछिए आप। हाँ मेरा म्यूट करिए तो मैं आपकी बात का नहीं ठीक है गरिमा जी शांत हो जाइए। गरिमा जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। प्रभा जी सवाल ये है, एक तो ये जो गरिमा जी ने उठाया मुद्दा कि भाई दिल्ली से देहरादून आप 2-2.5 घंटे में अब आ जाएंगे। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, व्यापार बढ़ेगा और जो पर्यटन है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी को मसूरी जाना हो तो देहरादून से मसूरी जाने के लिए तो फिर वही 3-4 घंटे लगने। नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही मैं इसे मानती हूँ, लेकिन देखिए आज आपने, मुझे लगता है नितिन गडकरी जी वहीं पर थे जो लोग जिनकी वजह से ये NHI के अंदर ये सब हुआ है। आज उन्होंने इतिहास में खुद का पहली बार ये सरकार है 2014 से पहले 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे देश में भी नहीं चलते थे। आज अकेले उत्तराखंड में सरकार केवल उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछ रहा है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यही जाल हमारा प्रस्तावित है मसूरी के लिए भी। बिंदाल रिस्पिना यहाँ के 2 हमारे जहां पर हमें लगता है कि वो डायरेक्ट मसूरी को कनेक्ट कर रही है और वो ऑलरेडी धरातल पर आ चुके हैं। उनका मैं कहूंगी कि कार्य भी शुरू हो चुका है उन योजनाओं का। तो हर जगह में पुष्पेंद्र जी समय लगता है। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि ये एक्सप्रेस वे ये तो कभी बनेगा ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक मैं कहूंगी नारा है कि जिस चीज का हम शिलान्यास करते हैं उसका हम लोकार्पण अच्छा ठीक है प्रभा जी ये हो गई केंद्र की योजना। प्रभा जी ये हो गई जो है उसको भी हम दूर करेंगे। तो बेफालतू बोलना। और देखिए पुष्पेंद्र जी मोदी जी को अगर मोदी जी कहीं आते हैं तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता चलना चाहिए लोगों को कि मोदी जी उस क्षेत्र में आ रहे हैं, वो तुरंत लोगों की भीड़ वहां पर दौड़कर नहीं। लेकिन गरिमा जी तो आरोप लगा रही हैं कि स्कूली बच्चों को बुला लिया। जो कांग्रेस के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े थे उनका वेलकम करने के लिए। केवल आप टीवी पे बैठकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। आपको लगता है कि विरोध करके शायद आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये ठीक है एक एक करके देश का नेतृत्व। हाँ ठीक है प्रभा जी आपकी बात मान ली। दूसरा ये केंद्र की योजना थी प्रभा जी, ये केंद्र की योजना थी और केंद्र की तरफ से ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया। सड़कों की बात आ रही है, सड़कों के जाल की बात आ रही है। उत्तराखंड के अंदर अभी तक धामी सरकार ने कितनी सड़कों का जाल बिछा दिया है। जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब उत्तराखंड के लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो क्या अब केंद्र की योजना तो चलो पूरी हो चुकी है, धामी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर कितनी सड़कों का जाल बिछा दिया है कि वहां पर किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत से सुविधा मिल जाएगी। देखिए पुष्पेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर जहां पर भी हमारे हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर शहर के अंदर बन रहे हैं, अगर आप आइए या कभी आप देहरादून आए तो आप देख लीजिए कितने यहाँ पे कनेक्टिविटी फ्लाईओवर बन चुके हैं। जहां जहां पर भी ये लगता था कि निश्चित तौर पर जैसे ISBT है और कहीं पर भी तिराया चौराहे वहां पे लगता था फ्लाईओवर की जरूरत है, वो सब बनाए गए हैं। गरिमा जी ठीक है प्रभा जी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाता है, हम लोग उनके पास जाते हैं। ठीक है प्रभा जी समय कम है। गरिमा जी को मौका दे दीजिए। एक बात कहूंगी पुष्पेंद्र जी कि आप भाजपा का विरोध कर रही है, आप देश का विरोध कर रही, लेकिन आप विरोध करते करते ऐसी मानसिकता में चले गई हैं कि आज आप ये कह रहे हैं, आप ये भी कह देंगे। चलिए ठीक है जवाब दे दीजिए एक्सप्रेस वे गरिमा जी एक्सप्रेस वे नहीं
बना ठीक है, प्रवाजी हो तो गया, मुझे इस समय बात कम में है। कोई आश्चर्य समय कम है। गरिमा जी यार आप जवाब मुझे दीजिए। एक चीज बताओ, इंडिया वाली जिसके पास ना कोई तर्क है ना कुछ है, इतना बड़ा कोरा झूठ बोल रही है चैनल पर बैठकर कि किसी को नहीं बुलाया गया, पुलिस स्वतः स्फूर्तवीर थी, कहीं से कहीं तक इतना झूठ बोलते में तुम स्वयं को आईने में भी कैसे देख पाती हो प्रभा बिंदु जी? पहली बात पुष्पेंद्र भाई, बस एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिए, मुझे लगता है 100 सवालों पर भारी होगा कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम स्टेज पर क्यों नहीं थे? बस एक ही सवाल कर लीजिए, ये धराशायी होंगी। जवाब ठीक है, ठीक है। प्रवाजी, दुष्यंत गौतम स्टेज पर क्यों नहीं थे? प्रवाजी, अरे मेरे सवाल का जवाब दो, प्रधानमंत्री मेरे अध्यक्ष। अब ये बोल रही थी कि मोदी जी आए थे, हमें कुछ बात रखनी थी, तो क्या प्रदेश के मुखिया खुद इनको बुलाते अच्छा, मतलब मैं समझ गया। ठीक है। गरिमा जी आपने एक बार कहा था, उसी दिन उनका अब डाउन कर विरोध दीजिए, अब डाउन कर दीजिए। गरिमा जी एक बार आपने कहा था कि बीजेपी के अंदर दुष्यंत गौतम को लेकर कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और अचानक से उनको साइड कर दिया जाएगा, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपकी बात में दम था। इस बात को लिख रही हूँ सोशल मीडिया पर कि मेरे प्रभारी पर ये सवाल उठा रहे थे, इनका विनोद चमोली, इनकी कमलेश रमन एक स्वयं सवाल उठा रही थी उनके 5 दिवसीय दौरे पर। मैंने कहा मेरी प्रभारी ने कोई कुकर्म नहीं किए हैं, मुंह उठा के सीना तान के जितनी बार चाहे उतनी बार उत्तराखंड आएंगी और 5 दिवसीय क्या 10 दिवसीय मीटिंग लेंगी, लेकिन तुम्हारा प्रभारी इस लायक भी नहीं बचा कि वो मुंह उठाकर आ सके। अब आज देख लीजिए, वानगी के तौर पर मंच से गायब थे। ये मोहर है उर्मिला सनावर के आरोपों पर। अगर कुछ गलत नहीं किया था दुष्यंत गौतम ने, तो फिर भाजपा को घुटने नहीं टेकने चाहिए थे और अपने प्रभारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन वो जानते हैं कि वीआईपी कौन है, भाजपा को पता है कि सारे सबूत और साक्ष्य किसको बचाने के लिए नष्ट किए गए। हमने कहा ना, आंखों देखी मक्खी नहीं मगरमच्छ निकला है उत्तराखंड की जनता ने। जहां क्राइम हुआ हो, 19 वर्षीय बच्ची की हत्या और बलात्कार हुआ हो, उस पर आपने बुलडोजर चला दिया। आपने उसका अब जो बेड है, जो फोरेंसिक जांच में सबूत मिल सकते थे, आपने स्विमिंग पूल पे डाल दिया। आपने 4 से 5 दिन बाद उसकी बॉडी को रेस्क्यू किया। गायब वो 19 सितंबर से थी, उसकी लाश 24 सितंबर को सुबह मिलती है। तो चलिए ठीक है, बाकी जितना भी चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के प्रभारियों पर भी कितनी अब FIR कर लो, उसका उत्पीड़न कर लो, उसको कितना ही टॉर्चर कर लो उर्मिला सनावर को, इसका मतलब दम था। चलिए ठीक है, और अभी तो दूसरा गरिमा जी समय की भी कमी है। गरिमा जी आपका भी और प्रवाजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड के अंदर बातें चल रही हैं, विकास बनाम विरोध, एक तरफ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और बीजेपी की तरफ से 1000 वादे विकास की सौगात देने के, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आरोपों के वो 10 पॉइंट जो गणेश गोदियाल ने लिखे थे और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन सभी चीजों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन ने उनको रोक दिया। लेकिन अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो अब कई तरह के बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अब देहरादून से दिल्ली की दूरी आप 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। खैर देखते हैं आगे क्या कुछ रणनीति किसकी क्या कुछ रहने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।